हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक क्लास पॉइंट पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर वेव बोलते हैं, है ना। मैंने पढ़ाया था जब हम वेव चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वेव चैप्टर में मैंने बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव एंड मैटर वेव भी होता है। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया कि उन्होंने आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस के कॉन्सेप्ट को यूज किया और उन्होंने ये फिगर आउट किया कि फोटॉन्स के जो पास जो फोटॉन्स जो है उसकी दो प्रॉपर्टी, दो तरह बिहेव करता है। डीवेल नेचर होता है, आई मीन लाइट जो होता है वो डीवेल नेचर का होता है। एक वेव की तरह बिहेव करता है और दूसरा क्या है, पार्टिकल की तरह, जिसको बिहेव करता है पार्टिकल की तरह, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो उन्होंने इसी आइडिया को यूज किया और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटली डी ब्रॉगली ने फिगर आउट किया कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आई मीन जैसे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, अल्फा पार्टिकल हुआ, ड्यूटेरॉन हुआ। ठीक है, तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये भी क्या करते हैं, इनका भी नेचर जो होता है डीवल होता है। आई मीन कभी कभी क्या होते हैं कि क्या क्या होता है कि वेव की तरह ट्रीट करते हैं और आई मीन बिहेव करते हैं, और कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, है ना। तो और एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे नहीं है कि ऐसे उन्होंने जस्ट थियोरेटिकली उन्होंने बता दिया, एक्सपेरिमेंट किया और इससे उन्होंने ये बताया कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं, आई मीन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो वेव की तरह बिहेव करेंगे तो ऑब्वियसली उनके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होगा उसको उन्होंने फिगर आउट किया और उस वेवलेंथ का नाम हम क्या क्या बोलते हैं, उस वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हम उसको क्या बोलते हैं। तो जितने भी क्या है कि पार्टिकल्स हैं, है ना, मटेरियल पार्टिकल्स, है ना, तो उन्होंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू क्या होगा, देखो अकॉर्डिंग टू, ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए आता है क्वेश्चन, है ना। according to de Broglie, all materials, है ना, all materials particle we have like, क्या होगा, like wave। ठीक है, क्या है, लाइक वेव्स, लाइक वेव्स। तो अब जब वेव की तरह बिहेव करेगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा, वेवलेंथ होगा। यार वेवलेंथ नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे कि वेव की तरह वो बिहेव करेगा। तो उन्होंने ये बताया कि वेवलेंथ क्या होगा, यहां से क्या लिखेंगे, वेवलेंथ, वेवलेंथ एसोसिएटेड, associated this wave is called, ठीक है, नहीं यहां पहले लिख लेना, behave like a wave, this wave is called, क्या होगा, this wave, ऐसे बोल सकते हो, this wave is called matter waves, मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव और द वेवलेंथ क्या होगा, द वेवलेंथ, वेवलेंथ एसोसिएटेड with matter wave, yeah, the wavelength associated with this wave is called de Broglie
इसको द ब्रुआय पढ़ते हैं बेसिकली, लेकिन द ब्रोगली वेवलेंथ। एंड इट इज, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, h अपॉन क्या होगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन p, क्या हो जाएगा, h अपॉन क्या हो जाएगा, p, क्या हो जाएगा, h अपॉन p। कोई भी सब एटॉमिक, कोई भी एटॉमिक पार्टिकल्स है या मटेरियल पार्टिकल्स है, उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू, यही क्या है, वेवलेंथ क्या था, एसोसिएटेड विद फोटोन भी था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ। दिस इज क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, और दिस इज क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, दिस इज वेवलेंथ। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन p, क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन p हो जाएगा। अब यदि मैं कंसीडर कर लूं, क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल एंड क्या है, v इज क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, देन लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू v, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv², ठीक है, और ke इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ, k इज इक्वल टू हाफ p² अपॉन क्या हो जाएगा, m, आई मीन क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू क्या होगा, 2m इंटू क्या होगा, ke। समझ में आई बात मैं क्या बता रहा हूं। उसके बाद ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, अब देखो वेवलेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h अपॉन क्या लिख सकते हैं, p, इसको लिख सकते हैं h अपॉन क्या होगा, mv, ठीक है, इज इक्वल टू लिख सकते हैं h अपॉन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, 2mke। समझ में आई बात, ये वेवलेंथ हो गया। अब वहां डिफरेंट टर्म में दिया रहेगा और आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द वेवलेंथ। इसको हम कौन सा वेवलेंथ बोलेंगे, द ब्रोगली या द ब्रुआय वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ वेव, ठीक है। अब क्या होगा कि यदि हम ये कंसीडर करें कि फॉर ए चार्ज पार्टिकल क्या होगा, कभी कभी भी पूछा जाएगा कि चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ दिस वोल्ट, क्या होगा, थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ v वोल्ट, देन क्या होगा, फाइंड वेवलेंथ, है ना। तो हम यहां लिख लें कि इफ क्या होगा, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज क्या होगा, एक्सेलरेटेड फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, ठीक है, समझ में आया ना, v वोल्ट्स, देन क्या होगा, देन यहां से आप बता सकते हैं, देन देखो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा, चार्ज इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, ये वर्क डन होगा इक्वल टू क्या होगा, हाफ mv², ठीक है, समझ में आया ना। तो यहां से हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p² अपॉन क्या हो जाएगा, 2। देखो वेवलेंथ लिखने के लिए अपने को क्या चाहिए, लीनियर मोमेंटम चाहिए,
ठीक है, तो यहां से तुम लिख सकते हो कि P इज इक्वल टू क्या होगा, टू एम क्यू कैपिटल V। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा फॉर चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगेन क्या लिखेंगे, H अपॉन क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, H अपॉन एम वी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, H अपॉन टू एम के इज इक्वल टू H अपॉन क्या लिख सकते हैं बताओ, टू एम क्यू इंटू क्या लिखेंगे अभी, सही है। ये डिफरेंट, ये किसके लिए है, देखो ये जो एक्सेलेटिंग पोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ वो केवल किसके लिए यूज कर रहा हूँ, चार्ज पार्टिकल के लिए। ठीक है, समझ में आया ना। अब यहाँ क्या होगा, यदि ये तुमको इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसके बाद एक फार्मूला और लिख देंगे टेम्परेचर के टर्म में, तो केवल ये फार्मूला याद रखना, हर के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। अब देखो क्या होगा, इफ चार्ज पार्टिकल इज क्या होगा, प्रोटॉन, तो लेमडा पी, यहां से देख सकते हो लेमडा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन, मैं ये वाला एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करना, क्या होगा, टू एम पी इंटू क्या हो जाएगा, E इंटू क्या हो जाएगा V। इसका वैल्यू रखोगे, देखो H इज इक्वल टू क्या होता है, 6.67 इंटू 10 क्या होगा, -34, है ना, क्या होता है, जूल सेकेंड, यही होगा ना, जूल सेकेंड। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है ये मालूम है तुमको, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, है ना, और E का जो वैल्यू है वो मालूम है तुमको 1.6 इंटू 10 क्या होगा, -19 कूलम। यहाँ वैल्यू रख दो तो ये नियरली लेमडा पी जो आता है वो मैं वैल्यू बता देता हूँ तुमको एग्जैक्ट कितना आएगा, देखो ध्यान से, ये कितना होगा, लेमडा पी 0.286 अपॉन क्या हो जाएगा, V। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, ये प्रोटॉन के लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आएगा, देखो ध्यान से, ये वैल्यू अब मुझे याद तो नहीं रहेगा, है ना, अब लिखते हैं यहाँ कि फॉर क्या होगा, फॉर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, लेमडा E इज इक्वल टू H अपॉन क्या हो जाएगा, अगेन 2m E इंटू क्या हो जाएगा, V। यहाँ वैल्यू रखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, H अगेन 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, उसके बाद E का वैल्यू मालूम है 1.6 इंटू 10⁻90। तो यहाँ देखोगे लेमडा E का जो वैल्यू आएगा, ये कितना आएगा, लेमडा इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू आएगा 12.27 अपॉन क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ V। V क्या है, एक्सेलेटिंग पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रॉन के लिए आया, समझ में आया, किसके लिए आया, इलेक्ट्रॉन के लिए। उसके बाद फॉर अल्फा पार्टिकल, बाद में हम अरेंज कर देंगे, कभी कभी पूछा जाएगा, फॉर क्या होगा, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, देखो तो पहले लिख दें, मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 4 टाइम मास ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। Q ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स चार्ज ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन। यही होगा ना यार। ठीक है, यहां से मैं लेमडा अल्फा डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेमडा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है वो मैं आपको, लेमडा अल्फा इज इक्वल टू जो आएगा वो कितना होगा, 0.101 अपॉन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, हाँ उसके बाद हम ड्यूटेरॉन देख लेते हैं।
ठीक है, कि ड्यूटेरॉन के लिए क्या आ रहा है ना। तो फॉर क्या होगा, फॉर ड्यूटेरॉन 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 के लिए क्या होगा, देखो तो चार्ज ऑफ QD इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ ड्यूटेरॉन जो होता है वो 2 टाइम मास ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन होता है ना। ये मैं कहाँ पढ़ाया था तुम लोग को, जब मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा था तो वहां बताया था कि रेडियस कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज होता है, R इक्वल टू क्या होता है, MB/QB। तो वहां भी ये फॉर्मूला यूज हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब वैल्यू रखोगे तो लैम्डा ड्यूटेरॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2.202 अपॉन क्या होगा, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इन एंगस्ट्रॉम। तो क्या होगा, फॉर सेम एक्सीलरेटिंग क्या होगा, फॉर सेम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या होगा नोट में, फॉर क्या होगा, फॉर सेम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। क्या हो जाएगा, फॉर सेम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, हम क्या लिख रहे हैं, v को क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए। यहां से तुम देख सकते हो, देखो लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन क्या होगा, लैम्डा प्रोटॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ड्यूटेरॉन इज ग्रेटर देन क्या होगा, लैम्डा अल्फा। सही लिखा क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है, क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। समझ में आया बात। अब तो एक फॉर्मूला, केवल क्या तुमको ये सब याद नहीं रखना है, जस्ट ये याद रखो, नहीं तो तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। बेसिक एक ही फॉर्मूला तुमको माइंड में रखना है। उसके बाद अब वेरिएशन अब क्या होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ विथ टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है ना। क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर के साथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है वो कैसे चेंज होता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि वेरिएशन अब क्या होगा, वेरिएशन ऑफ वेवलेंथ इन क्या होगा, इन टर्म्स विथ क्या होगा, विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करते हैं। अब देखो अगेन क्या करना है, जनरली क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए या थर्मल न्यूट्रॉन के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन दिया हुआ कि टेम्परेचर के साथ, देखो तो हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम गैस लॉ हम ये जानते हैं कि देखो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 3 क्या होता है, 3/2 क्या होता है, kT। इसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये ठीक क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी देखो तो क्या होता है, P² क्या होगा, 2m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3m क्या लिखेंगे, kT। सही है क्या, ठीक है, क्या है, 3m kT। बात समझ में आया। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ वेव क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो h अपॉन क्या हो जाएगा, p, और लैम्डा इज इक्वल टू लिख सकते हैं h अपॉन क्या लिखेंगे, 3
3m की क्या लिखेंगे T। तो टेम्परेचर के साथ क्या करना है, वेवलेंथ कैसे चेंज होगा उसको हम वहां लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन होगा तो न्यूट्रॉन के लिए क्या होगा, न्यूट्रॉन का मास तुम वहां रख दो, h का वैल्यू रख दो, k कांस्टेंट है, t दिया रहेगा तो वहां से तुमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा k का जो वैल्यू। ठीक है, तो ये तुमको जनरली क्या है, इसका वैल्यू मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूं, क्योंकि देखो ये क्या होगा, ये याद रखना कितना होता है 30.835, क्या होगा 30.835 अपॉन क्या होगा √T। तो ये आसान होगा कैलकुलेट करने में। ठीक है, डायरेक्ट टेम्परेचर रखो, टेम्परेचर क्या चीज में रखना है, केल्विन में रखना है। क्या चीज में टेम्परेचर रखना है, केल्विन में। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा 30.835 अपॉन √T। क्या मिला अपने को, √T। तो यहां से तुम क्या करोगे, वैल्यू रख दोगे और डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये किसके लिए होगा, फॉर न्यूट्रॉन, ये याद रखना है किसके लिए होगा, क्योंकि मास क्या होगा चेंज होगा, तो ओनली फॉर क्या होगा, न्यूट्रॉन के लिए होगा, ऐसे नहीं है कि सबके लिए वैलिड होगा ये। ठीक है, तो बेटर है इसको हटा ही दो, न्यूट्रॉन के लिए उतना रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल याद रखो, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन क्या होगा, √3m/kT। ठीक है, अब मैं देखो इस पूरे सिनेरियो को एक साथ लिख देता हूं। देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन mv इज इक्वल टू h अपॉन p इज इक्वल टू h अपॉन क्या लिखेंगे 2mke इज इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखेंगे 2m3v। सही है, समझ में आना, इज इक्वल टू h अपॉन क्या हो जाएगा 3mkt। बस एक ही रिजल्ट ध्यान में रखो, इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस यही है ना, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, द ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, h अपॉन क्या मिला तुमको 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये क्या है, एक फॉर्मूला याद रखोगे VBI है, इससे क्या होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यदि डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे आता है तो। ठीक है, अब एक दो न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरेज पढ़ेंगे हम, है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ, देखो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसको तुम फाइंड द क्या होगा, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली wavelength, de Broglie wavelength of molecules of hydrogen, of molecules of hydrogen and helium which are at temperature, अब क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस एंड, ठीक है, क्या है 127 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ टेम्परेचर के साथ देखना है, तो टेम्परेचर के साथ यहाँ हम यूज कर सकते हैं, हम क्या होता है देखो, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h अपॉन क्या होगा 3mke सॉरी kT। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लैम्डा क्या दिया हुआ है हाइड्रोजन, लैम्डा h अपॉन क्या होगा लैम्डा he इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बता सकते हो, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे mhe इंटू क्या होगा t
1 अपॉन क्या होगा एम एच इंटू क्या होगा T2, सही है क्या? अब क्या करेंगे, यहाँ याद रखना है कि टेम्परेचर जो रखना है वो क्या चीज में रखना है तुमको, केल्विन में रखना है, ठीक है? अदरवाइज क्या हो जाएगा, आंसर रॉन्ग आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे देखो, तो लेमडा, यहां से लिख सकते हैं लेमडा एच अपॉन लेमडा एच ई इज इक्वल टू मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा 4 टाइम क्या हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन 2 इंटू टेम्परेचर किसका लिखे हम लोग, हीलियम, हीलियम का है हीलियम 127, देखो तो क्या लिखेंगे 273 प्लस 127 डिवाइडेड बाई क्या होगा 27 प्लस 273, लैम्डा एच इज इक्वल टू लैम्डा एच ई इज इक्वल टू क्या होगा 4/2 इंटू, है ना? ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, आई थिंक 400 हो जाएगा, 400 होगा क्या, हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 300 होगा, है ना? तो ये देखो कैंसिल हो गया, और यहां से जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, आई मीन लैम्डा एच अपॉन लैम्डा एच ई इज इक्वल टू क्या आया 8 अपॉन क्या होगा 3 आ गया। ये तुमको क्या मिला, आंसर मिला, ठीक है? अब क्या है, यहां से एक और पॉइंट है, तुम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट पढ़े हो, बोर्स मॉडल का जो ये था कि जिसको हम बोलते हैं क्या स्टेशनरी ऑर्बिट, आई मीन जिस ऑर्बिट में क्या होता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। तो यदि हम वेव नेचर को कंसीडर करें, है ना, तो वेव नेचर को, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर, मैं ये मान लूँ कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है क्या वेव है, और प्रोटॉन के अराउंड क्या है मूव कर रहा है ना? तो उस समय में क्या होगा कि कभी क्या होगा जब वो इलेक्ट्रॉन जब क्या होंगे इंटरफियर करेंगे तो वहाँ स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। तो स्टैंडिंग वेव की कॉरेस्पॉन्डेंस यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो आप लोग पढ़े हो कि क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी मैक्सिमम या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा तुम्हारा क्या बनता है एंटी नोड बनता है, और दूसरा क्या बनता है जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो क्या है नोड बनता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इफ वी कंसीडर इलेक्ट्रॉन्स एज ए वेव, देन इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट व्हिच सर्कमफ्रेंस विल बी इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। समझ में आया ना, क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा वेवलेंथ। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। मैं यहाँ बता देता हूँ, आगे भी हम पढ़ेंगे। इसी को यूज करके तुम लोग पढ़े हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि क्या होता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट भी होता है, और क्वांटाइजेशन ऑफ क्या होता है एंगुलर मोमेंटम होता है। तो यदि क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट क्या है वैलिड नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा वैलिड नहीं होगा। क्या होगा एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये तुमको क्या करना है माइंड में रखना है। तो हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि क्या होगा स्टेशनरी ऑर्बिट या क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट। मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को कि अब इस पे क्या करना तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। क्वांटाइजेशन ऑफ क्या होगा ऑर्बिट। आई मीन क्या है कि ये क्या है देखो, ये यदि हम लोग क्या जानते थे कि यहाँ क्या होता है प्रोटॉन होता है ना। आई मीन तो इसमें क्या होगा वेव जो होगा क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करें वेव की तरह कंसीडर कर लें। ठीक है, क्या करें ये वेव है इलेक्ट्रॉन्स, वेव नेचर ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन। ये आगे पढ़ना है लेकिन मैं यही बता देता हूं तुमको। तो क्या होगा ये ध्यान देना है तुमको कि यही इसका क्या है रेडियस है, दिस इज ऑर्बिट। ठीक है, और दिस इज रेडियस। तो क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट के इसका सरकमफेरेंस क्या होगा,
सरकमफ्रेंस जो होगा वो क्या होगा 2 पाई क्या हो जाएगा r हो जाएगा। दैट शुड भी क्या होना चाहिए n इंटू लैम्डा, वेयर लैम्डा क्या है, लैम्डा एसोसिएटेड विद द क्या होगा वेव। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट। ये क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑर्बिट ऑफ क्या होगा, आई मीन रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ क्या होगा ऑर्बिट, ठीक है, क्या होगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट। एंड उसके बाद रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेवलेंथ, ठीक है, और n का वैल्यू यहां क्या हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता है, n क्या होगा 1 2 3 4 0, ठीक है, 0 तो नहीं हो सकता, n इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि देखो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि r जो होगा क्या होगा n लैम्डा अपॉन क्या होगा 2 पाई के टर्म में ही होगा, ठीक है। आई मीन r क्या हो सकता है, देखो r इज इक्वल टू क्या हो सकता है लैम्डा अपॉन 2 पाई, मिनिमम रेडियस लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई, फिर क्या होगा 4 लैम्डा अपॉन क्या होगा 2 पाई एंड सो ऑन। समझ में आया ना। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, जो बोर्स ने बताया था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट में। क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व अराउंड द क्या होगा न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट whose circumference is always equal to क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, है ना, क्या होगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इन और इलेक्ट्रॉन्स अराउंड क्या होगा, या इसको छोड़ दो, ठीक है, केवल ये लिख लेना, है ना। इसको यूज करके तुम ये प्रूव कर सकते हो क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट होता है, और एक क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो भी मैं तुमको बता देता हूं, ठीक है। तो इसी को यूज करके आगे मैं पढ़ाऊंगा नहीं, यहां बता देता हूं क्वांटाइजेशन ऑफ क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, ये जानते हो तुम लोग, ठीक है, क्या होगा क्वांटाइजेशन ऑफ क्या होगा एंगुलर मोमेंटम। अब देखो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट में क्या होगा, बताओ तुम, यहां से क्या होगा सर्कुलर पाथ पे यदि क्या होगा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, देखो यहां से ये r रेडियस पे इलेक्ट्रॉन क्या है ऐसे मूव कर रहा है ना मूव, ठीक है, समझ में आया। v वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, मास, मान लो कि मास उसका क्या है m है, तो हम लिख सकते हैं, देखो तो L इज इक्वल टू क्या होगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट हो किसी भी पॉइंट के अबाउट, L इज इक्वल टू क्या होगा mv r, ठीक है, क्या हो जाएगा mv r हो जाएगा, और v का वैल्यू है ना। दूसरा यहाँ क्या लग सकते हैं, देखो mv इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mv इक्वल टू क्या लिख सकते हैं h अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, h अपॉन क्या लिख सकते हैं लैम्डा इंटू आर लिख सकते हैं, अरे डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ दोनों वेव और पार्टिकल नेचर दोनों यूज करके इसको, तो L इज इक्वल टू क्या होगा h अपॉन लैम्डा इंटू आर, और r का वैल्यू यहाँ से रखो फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो r इक्वल टू तुम यहाँ से बता सकते हो कि इधर मैं लिख देता हूं क्या होगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां से हम लिख सकते हैं, आई मीन L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन लैम्डा इंटू r का वैल्यू यहां से रखो n लैम्डा अपॉन क्या हुआ 2 पाई, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो L इज इक्वल टू क्या होगा NH अपॉन क्या हुआ 2 पाई। देखो तो यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल, क्वांटाइजेशन का मतलब मैंने बताया था, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ समथिंग एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म में जब एग्जिस्ट होता है तो उसके लिए क्वांटाइजेशन यूज नहीं करते हैं।
ए क्या हुआ, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्या है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एच तुमको मालूम है, एन का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 0 नहीं हो सकता है। एन मिनिमम क्या होता है ग्राउंड स्टेट के लिए, एन का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ भी तुम लिख सकते हो कि एन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ भी एन इज एक, और इसको हम क्या लिखते हैं, देखो एन क्या होगा, एच हैश या एच कैप लिखते हैं, ठीक है, नहीं एच बार इसको लिखते हैं। तो एच बार इज इक्वल टू क्या होता है, एच बार इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन क्या होता है, 2 पाई होता है। तो यहाँ ये फॉर्मूला हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एन क्या है, ऑर्बिट या शेल आप बोल सकते हो, है ना। तो ठीक है, ऑर्बिट बेटर होगा, सेल नहीं। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो एल जो होगा वो क्या हो सकता है, देखो एच अपॉन 2 पाई हो सकता है, 2h अपॉन क्या होगा, 2 पाई हो सकता है, ठीक है। 3h अपॉन क्या होगा, 2 पाई हो सकता है। 4h अपॉन क्या होगा, 2 पाई हो सकता है। 5h अपॉन क्या होगा, 2 पाई एंड सो ऑन। यहाँ देख सकते हो कि जो L है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या है, h अपॉन 2 पाई। मिनिमम एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन कोई पूछे तो आप क्या बता सकते हो, h अपॉन क्या होगा, 2 पाई होगा, ठीक है। मैक्सिमम तो n पे डिपेंड करता है। समझ में आई बात। तो यहाँ से क्या होता है कि हमने यहाँ कौन सा, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हमको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को भी यूज किया, और फिर इलेक्ट्रॉन के एमवीआर एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल नेचर। तो दोनों नेचर को हमने मर्ज करके, आई मीन कंबाइन करके हमने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ सॉरी क्वांटाइजेशन ऑफ हमने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम फिगर आउट किया, या एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू बताया कि क्वांटाइज ये कैसे होता है। क्यों, क्योंकि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज यदि डिस्क्रीट फॉर्म में हो तो उसके लिए हम क्वांटाइजेशन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन यूज हम करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में क्या है, बस इतना ही। इसके आगे मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इधर देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और नहीं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक्स सीरीज दोनों में से कोई भी एक पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, क्योंकि एक्स सीरीज भी इम्पोर्टेंट है और वो भी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, ठीक है। तो या एक्स सीरीज ही पढ़ लेंगे, तो इसके बाद वाले पार्ट में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।